Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन का बेसिक कर लिया था। अब आते हैं अपने मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। ये एग्जांपल मैंने आपकी बुक का ही लिया है। इसमें हमें ये इक्वेशन दी हुई है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इसको अपने नॉर्मल मेथड से यूज करके देखते हैं जैसा अभी तक हम करते आए हैं। सो अगर हमें नहीं पता है कि सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है तो हम क्या करते, हम इसको चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करते। तो ये हमारा 1 + 5x की पावर हाफ एंड dx यानी x के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x लेट करेंगे। पावर जो है हमारी उसमें +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 5x हाफ +1। और जो अब हमारी पावर आई है ऐड करने के बाद उसे ही हम बेस में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस में 1। फाइन। और यहाँ पे c। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 + 5x हाफ +1 क्या होता है हमारा 3/2। सो नीचे भी हमारा 3/2 आएगा। c हमारा एज इट इज। सो ये क्या हुआ 1 + 5x की पावर 3/2। अब हमारे पास 3/2 डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सो ये हो गया 2/3 प्लस c। अब जिसको हमने x लेट किया था इसका दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 5। सो 5 हमारा नीचे यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। सो ये हो गया 15। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 5x 3/2/15 प्लस c। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल मेथड से जैसे हम करते हैं। लेकिन अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा तो क्या करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई थी f(x) = इंटीग्रेशन 1 + 5x की पावर हाफ dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें लेट करना होता है। सो ये हमारे पास टर्म है जिसको हम x लेट कर रहे थे, इसे हम t लेट कर लेते हैं। सो लेट 1 + 5x = t। अब क्या करेंगे, इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x x यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t का हो जाएगा dt/dx, 1 का हो जाएगा 0, प्लस में 5x का हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 5। सो dt/dx की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5। अब हमने इसको t लेट किया है तो हमें t के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम dt की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी, सॉरी dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी dt/5, और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, हमने t लेट किया था इसीलिए t की टर्म्स में हम पूरा लेके आएंगे x को। तो dx की वैल्यू हो गई हमारी dt/5। अब ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या बची हमारे पास f(x) इंटीग्रेशन का साइन 1 + 5x को हमने t लेट किया था, तो ये आ गया यहाँ पे t की पावर हाफ, और dx की जगह हम अब क्या लिखेंगे dt/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dt/5। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सो 5 हमारा कांस्टेंट है तो वो हमारा एज इट इज बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा t की पावर हाफ dt। अब t की पावर हाफ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/5 एज इट इज, t की पावर हाफ प्लस 1, और जो हमारी पावर आई है वही अब नीचे हो जाएगी हाफ प्लस में 1 एंड प्लस c। सो ये क्या होगा हमारा 1/5, हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा। तो उसको जब हम मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आ गया 2/3 प्लस c।
यहाँ से हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 2t की पावर 3/2 और नीचे आ गया हमारा 15 प्लस में c। अब आपको याद होगा कि हमने t किसको लेट किया था 1 + 5x को, ये तो अब हमारे पास जो t आया है उसमें हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 5x। तो जब मैं यहाँ पे 1 + 5x पुट कर दूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 + 5x की पावर 3/2 अपॉन में 15 प्लस c। ये हो गया मेरा आंसर। ये क्या है 1 + 5x अपॉन में 15 और 1 + 5x की पावर 3/2 प्लस c। और जब हमने इसे नॉर्मल मेथड से किया था तो भी हमारा आंसर एग्जैक्ट आया था 1 + 5x अपॉन 15 1 + 5x की पावर 3/2 प्लस में c। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। और कई बार, और ये हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हमारी टर्म इतनी टिपिकल आ जाती है कि हम उसे चेन रूल से सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये है 12.11। 12.11 में आपको क्वेश्चन दिया है और इसे सॉल्व करना है f ऑफ x इंटीग्रेशन dx 3x - 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसे देखो कि अगर आप नॉर्मल पहले वाले मेथड से ही यूज करते, ठीक है, हमें नहीं पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास पावर दी हुई है इसका हम साइन चेंज कर देते और इसे न्यूमरेटर में ले जाते, तो ये बन जाता है f ऑफ x इंटीग्रेशन का साइन 3x - 1 की पावर -2 और ये dx। अब इसे सॉल्व करते तो क्या आता, पावर में हम ऐड कर देते हैं 1, तो ये होता 3x - 1 + 1 और नीचे भी -2 प्लस में 1 और यहाँ पे c। अब इसे सॉल्व करते तो क्या आता 3x - 1, ये हो गया हमारा -1 अपॉन में -1। अब जिसे हमने लेट किया था हमें उसका भी उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ पे 3 और 3 को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम 3 भी लिखेंगे। सो ये मेरी क्या टर्म आ गई 3x - 1 की पावर -1 और नीचे -3। ठीक है, प्लस में c। अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है हमारी -1 आ रही है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x - 1, पावर ऐड हो गई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो गई c। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या है -1 अपॉन में 3x - 1 प्लस में c। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन क्या दी हुई थी f ऑफ x 3x - 1 पावर -2 dx। अब हम यहाँ पे किसको लेट करेंगे 3x - 1 को, सो लेट 3x - 1 इज इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन में dx। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सो ये हो गया 3x - 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x को करेंगे तो 3, -1 को करेंगे तो 0, यहाँ से हमारा आ गया डिफरेंशिएशन 3 और यहाँ पे है dt अपॉन में dx। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें तो dt की फॉर्म में लेके आना है dx की वैल्यू को, तो dx हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 3 हमारा यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सो यहाँ पे हो गया dx। अब dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन में 3। अब आ जाओ अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी ये, इसमें हमने क्या लेट किया था t 3x - 1 को, सो इक्वेशन क्या बनी हमारी यहाँ पे 3x - 1 की जगह हम t लिखेंगे,
टी की पावर है -2 और dx की जगह क्या आ जाएगा हमारा dt/3। तो ये हो गया dt/3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें dt दिया हुआ है। सो 3 हमारा कांस्टेंट है, 1/3 हमारा एज इट इज बाहर आ जाएगा, ये बचा टी की पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। अब इसे सॉल्व करो, टी की पावर होगी -1 और नीचे भी हमारा आ गया -1 प्लस सी। ये हो गया हमारा टी की पावर -1 अपॉन में -3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या थी हमारी ओरिजिनल, 3x - 1। वो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की जगह 3x - 1 की पावर -1 अपॉन में -3 प्लस सी। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारी न्यूमरेटर वाली टर्म है हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं और इसका साइन चेंज कर दें, तो ये हो गई +1, यहाँ पे सी। 3 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी था, माइनस का साइन माइनस। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 1/3, 3x - 1 प्लस में सी। और जब हमने इसको पहले किया था तब भी हमारा आ रहा था 1/3, 3x - 1 में सी। सो कैसे भी करो आपका आंसर सेम ही आएगा। हम करते क्या है एक्चुअली कि हमें एक टर्म दी हुई होती है जिसमें हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उस टर्म को लेट कर लेते हैं टी। उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और वैल्यू को अपनी टी की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ टी लेट किया है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ भी डी टी चाहिए, तो dx की जगह भी हमें टी की फॉर्म में कुछ लाना पड़ेगा। सो dx की वैल्यू हम टी की फॉर्म में लेके आते हैं और वहां पे पूरी इक्वेशन को हम टी की फॉर्म में ही लिख देते हैं। सो ये आ गई हमारी टी की फॉर्म में। अब उसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं और एंड में जो हमारा टी आता है उसकी जगह हम वो वैल्यू ले लेते हैं जो हमने लेट की हुई थी स्टार्टिंग में। फाइन। नेक्स्ट है हमारा 12.13। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है, फाइन इंटीग्रेशन 2x x² + 1 dx। अब हमें इसे फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ओके। सो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x² + 1 को t लेट कर लेंगे। सो लेट t = x² + 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया हमारा dt/dx और ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन किसका, x² + 1 का। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dt/dx और ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। पावर जो थी वो बेस में आ गई और एक पावर माइनस हो गई। सो अब हमें क्या करना है, dx की वैल्यू चाहिए हमें t के टर्म्स में, तो यहाँ पे हो गया dt और ये हम dx को यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ये हो गया dx। अब हम ना 2 को यहीं छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखो 2x और dx दिया हुआ है, तो 2x और dx की जगह हम डायरेक्ट dt पुट कर लेंगे इसलिए, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, हमने इसमें ये 2x एज इट इज, इसको हमने t लेट किया था। सो ये आ गया हमारा t की पावर हाफ, क्योंकि ये जो अंडर रूट है इसको हम हाफ लिख सकते हैं। सो ये आ गया हमारा t की पावर हाफ और यहाँ पे dx। अब हमारे पास 2x dx की जगह वैल्यू थी dt, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t की पावर हाफ, 2x dx की जगह dt लिख सकती हूँ मैं। अब मुझे इसे इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रल निकालना है t के रिस्पेक्ट में। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाफ + 1, नीचे भी हाफ + 1 प्लस सी। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 3/2 और नीचे भी हमारा 3/2 प्लस में सी। अब 3/2 को ये डिवाइड वाली टर्म है, इसे मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगी, 2 × 3 प्लस में सी। अब यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 2, t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। अब मैंने t किसको लेट किया था, x² + 1 को, उसे मैं इसमें पुट कर दूंगी।
सो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस सी। सो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ पे 3/2 भी लिख लेना क्योंकि टी के ऊपर पावर है 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज की है। मुझे एक इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ से मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रही थी इजीली, तो मैंने क्या किया, इसको हम मान लेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ dx। ठीक है, क्योंकि चाहे आप रूट लिखो या पावर हाफ लगा दो, एक ही बात है। यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी ब्रैकेट वाली टर्म को t लेट कर लिया, उसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और वहां से मैंने dt मतलब 2x और dx की वैल्यू निकाल ली। अब जो यहाँ पे मैंने लेट की थी उसको यहाँ पे t पुट कर देंगे, और 2x dx की जगह यहाँ पे dt पुट कर देंगे। अब ये जो टर्म आई है मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया t के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में जब हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है उसमें अपनी जो ओरिजिनल मेरा t की जगह वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, सो सब्सटीट्यूशन मेथड में यही करना होता है। अब है हमारे पास 12.9। 12.9 में हमें दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 5 6 x की पावर 3 dx। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 5। सो लेट t इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 माइनस 5। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा मेरा dt अपॉन में dx, सॉरी dt अपॉन में dx, और यहां से आ जाएगा d अपॉन में dx किसका करना है, 2x4 माइनस 5। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, dt अपॉन में dx एज इट इज। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बेस में आ जाएगा, ये जगह 8 x की पावर 3, और यहाँ से 0 हो जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया dt अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 dx। अब मैं यहाँ पे 8 को डिनोमिनेटर में क्यों लेके आई हूँ, पहले वाले क्वेश्चंस में तो नहीं लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ x3 और dx दिया हुआ है, तो इसीलिए हम x3 और dx तक ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, 2x की पावर 4 माइनस 5 की जगह क्या कर दूंगी मैं, t पुट कर दूंगी, t की पावर 6, क्योंकि हमने सिर्फ अंदर वाली टर्म को t लेट किया था। ठीक है, 6 जो पावर में है वो अभी भी हमारे पास एज इट इज ही है, और x3 dx की जगह अब हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन में 8, तो यहाँ पे आ गया dt अपॉन में 8। अब इसका इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, सो कांस्टेंट वाली टर्म हमारी बाहर आ जाएगी एज इट इज, और यहाँ पे t की पावर 6 dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो 1 अपॉन में 8, t की पावर में प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और 7 ही हमारा डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस c। सो ये क्या बन गया, t की पावर 7, यहाँ से आ गया हमारा 56 प्लस में c। अब t की हमारी वैल्यू क्या थी जो हमने लेट की थी, 2x की पावर 4 माइनस 5, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x की पावर 4 माइनस 5, क्योंकि t की वैल्यू तो हमें पता है तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे 7 पावर एज इट इज, नीचे 56 प्लस में c, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब ये कितना बड़ा सा लग रहा था कि अब हम इसको कैसे करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा कितना इजी हो गया, और इजीली हमारा आंसर भी आ गया। हम ऐसे करते क्यों, हम ये मेथड यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक टिपिकल टर्म दी हुई है जिसको नॉर्मली हमें इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जो पार्ट हमें डिफिकल्ट लग रहा है या दिख रहा है कि हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन करके सेम चीज आ जाएगी, तो हम उसको लेट कर लेंगे टी की टर्म्स में और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी ये जो टिपिकल टर्म है ये इजी हो जाती है, क्योंकि एक टर्म को हमने टी लेट कर लिया होता है और दूसरी टर्म हमारे पास ऑलरेडी दी हुई होती है, जहां से हमारे पास टी की टर्म्स में वैल्यू आ जाती है, और उसके बाद सॉल्यूशन निकालने के बाद टी की वैल्यू को हम उसमें पुट कर देते हैं, सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हमें दिया हुआ है cos x sin 5x एंड dx, इसको हमें सॉल्व करना है। सो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइन x को
t। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता था, कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। और याद रखना सेम चीज इसकी उल्टी होगी, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कॉस एक्स, ठीक है। ये वाली टर्म है हमारी डिफरेंशिएशन और ये वाली टर्म है हमारी इंटीग्रेशन। सो अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो गया मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। हमें तो t के टर्म्स में चाहिए होता है तो dx हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू कॉस एक्स dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हमें इसे पुट करना है। सो ये हमारे पास ओरिजिनल टर्म थी, क्या करेंगे यहाँ पे, cos x और dx की जगह, cos x और dx की जगह तो हमारा dt आ गया, और sin x की जगह हमने क्या लिया था, t लेट किया था, लेकिन यहाँ पे पावर 5 तो एज इट इज है तो t की पावर भी 5 हो जाएगी, और cos x dx की जगह dt पुट कर देंगे तो ये हो गया dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में c, और t हमने क्या लेट किया था, sin x, तो ये हो गया sin x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में c। अब क्वेश्चन देखने में कितना टिपिकल सा लग रहा था ना, लेकिन कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास साइन 5x dx, इसे हमें सॉल्व करना है। तो साइन 5x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन x और साइन 4x, ठीक है, और साइन 4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x इंटू साइन 2x। अब मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से मेरी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फाइन, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें क्या करना है, इक्वेशन में कौन सा चेंज लेके आना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, 12th की एनसीईआरटी में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे तो दोनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही आपके माइक्रो में भी यूज होते हैं, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स। अब ये हमारे पास दोनों सेम टर्म है, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे कॉस एक्स है, इसको मैं लेट कर लूंगी, तो ये हो गया मेरे पास लेट t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा dt अपॉन में dx, और cos x का आपको याद होगा sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। ऐसे ही cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, या फिर sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो ये है हमारी डिफरेंशिएशन वाली टर्म और ये है हमारी इंटीग्रेशन वाली टर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करना है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब हमें ये तो t की टर्म्स में चाहिए, तो ये हमारा dt यहाँ पे हो जाएगा, और dx को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊंगी। माइनस का साइन हम इस साइड लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये वाली टर्म है अभी हमारी फाइनल, जिसे हम एज अ क्वेश्चन ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें साइन एक्स और dx के लिए वैल्यू चाहिए, साइन एक्स dx के लिए अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस dt पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सो कॉस एक्स की जगह मैं t लिख दूंगी, क्योंकि कॉस एक्स को मैंने t पुट किया है, और स्क्वायर हमारा एज इट इज है,
सो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमारे दोनों अभी भी यही है, हमने सिर्फ cos x को लेट किया था, और sin x dx की जगह हम लिख देंगे dt, और माइनस का साइन हमारा बाहर आ जाएगा। फाइन, अब हमें इसको इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। सो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को सिंगल टर्म लेट करूं तो पावर क्या हो जाती है मेरी, ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर ऐड हो गई तो ये हो गया 3/3, माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ गया प्लस सी। अब बीच वाली टर्म को मैंने सिंगल लेट किया है तो मुझे इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 1 का हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा माइनस टी स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आ जाएगा -2t। अब -2t को मुझे क्या करना है, डिवाइड में लेके जाना है, सो ये हो गया -2t। ठीक है, अब मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, माइनस हमारा यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ये है मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर पावर 3, और नीचे क्या आ गया मेरा -60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई। अब t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos x, क्योंकि हमने t cos x को t लेट किया था, तो यहाँ पे t की जगह cos x आ जाएगा, जहां जहां भी t है वहां वहां हम cos x लिख देंगे, और ये हो गया हमारा आंसर। अब चाहे तो आप इसको इस ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आपकी बुक में जो है वो दूसरा मेथड यूज किया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो बुक में क्या किया है, ये वाली यहाँ तक तो एज इट इज है जब हमने वैल्यू पुट कर ली, इसके बाद ये जो टर्म है ना, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके ओपन किया है। तो अगर हम इसको इस टर्म में करते हैं, ये हमारे पास क्या आ रही थी, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। इसको उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि t की पावर 4, क्योंकि b की वैल्यू t स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर करना है तो 4 हो गया, माइनस 2ab। सो 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, और dt हमारा एज इट इज। सो ये हमारी क्या वैल्यू बन गई, माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी की पावर 2 dt। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1 dt, ठीक है। अब ये हो गया प्लस माइनस को भी सबके साथ लेके चलेंगे, तो यहाँ पे पहले 1 के साथ आ गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया t4 dt, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टी स्क्वायर dt। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, 1 का तो t आ जाएगा, तो माइनस टी एज इट इज। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ गया, माइनस टी की पावर 5 अपॉन में 5, और यहाँ करेंगे तो 2 हमारा एज इट इज, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3, और प्लस में c। अब जहां जहां भी हमारा t है वहां वहां हम cos लगा देंगे, क्योंकि हमने cos x को t लेट किया था, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस 2 cos x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। सो आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो इस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपके सही हैं, ठीक है। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है इसका क्रक्स क्या निकलता है, सो एक्चुअल में हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना होता है, जब हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ होता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन, और यहाँ पे दिया होता है एफ ऑफ डैश एक्स दूसरा फंक्शन, और इसको हमें इंटीग्रेशन करना होता है, इस फॉर्म में होता है हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें दो वैल्यू दी हुई होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको 1 और इसको 2, हम अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को, यानी एक हमें हम नॉर्मल फॉर्म दी हुई होती है और एक हमें उसका डिफरेंशिएशन दिया होता है, तो जो नॉर्मल दी हुई होती है उसको हम टी लेट कर लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो ये हमारा आ जाता है एफ ऑफ डैश एक्स, और फिर हम इसे डी की टर्म्स में ले आते हैं, ये हो जाता है टी की टर्म्स में हमारी वैल्यू। अब एफ ऑफ एक्स तो हमने टी लेट कर ली थी, तो ये आ गया हमारे पास टी,
और एफ ऑफ डैश एक्स और डी एक्स, ये हमने वैल्यू निकाल ली थी, तो ये हो गया हमारा डी टी। अब ये हमारा बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कहाँ हमारे पास इतनी टिपिकल सी टर्म होती है, लेकिन जब हम उसमें से सिंगल टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और सेकंड टर्म की फॉर्म में ले आते हैं, तो फिर हमारे पास ये कितना इजी बन जाता है कि एक टी आ गया, उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन ले आते हैं, तो टी की वैल्यू में वापस से वो पुट कर देते हैं वैल्यू जो हमने लेट की हुई होती है। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा कब लगता है, जब हमारे मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन होते हैं, जिसमें से हमारा एक नॉर्मल होता है और एक उसका ही डिफ्रेंशिएशन होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाय पार्ट्स फॉर्मूला देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला बताया है, आप इसी की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी की बुक में से अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कवर कर लो, ताकि माइक्रो करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब आपके कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने में भी यूज होते हैं। सो टिल देन बाय।